हेलो। अगर आप इस वीडियो के थंबनेल से प्रेरित होकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, उसमें एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि क्या आईटीआई कोर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको कोई फैक्ट नहीं बताया, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, मैंने आपको कोई सूचना नहीं दी है। एक सवाल पूछा है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आईटीआई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो बहुत फ़ायदा है, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है किसी भी अन्य कोर्स की तुलना में। कितना समय और कितना पैसा खर्च करके आप संभावित पूरी ज़िंदगी क्या पा सकते हैं, उनको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो आईटीआई कोर्स में बहुत ज़्यादा है। तो मेरी नज़र से आईटीआई कोर्स बहुत अच्छा है। आप लोगों की परीक्षाएं चल रही हैं और साथ साथ प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो गई है अगले सत्र की। तो इस वीडियो का फोकस रहेगा एडमिशन्स सेशन 2022 का। इसलिए जिन छात्रों की परीक्षाएं हो चुकी हैं वो इस वीडियो को देखें, और जिनकी परीक्षाएं अगले 3-4 दिन में हैं या एक हफ्ते में हैं वो बाद में देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो प्रवेश सितंबर तक चलेंगे। तो आप लोग अपने परीक्षाओं पर ध्यान दीजिए। मैं तो ये वीडियो बनाकर डाल दूंगा। अब सवाल ये उठता है, साहब हम तो आईटीआई कर रहे हैं या कर चुके हैं, हम क्यों देखें इस वीडियो को, हमें थोड़ी प्रवेश चाहिए। आप आईटीआई कर रहे हैं या कर चुके हैं, ये क्षेत्र आपका है, और इसमें हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में ये स्टैंडर्ड गिरा है, नीचे आया है। अजीब मंकी बिजनेस जिसको हम कहते हैं, बहुत तरीके के प्रलोभन, बहुत तरीके की चर्चाएं इस क्षेत्र में चल रही हैं। हम सबको पता है, हमारा घर है ये, और अपने घर को साफ रखना और उसको बेहतर करना हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, क्योंकि दांव पे लगा हुआ है आपकी पूरी लाइफ। ये 2 साल आपकी लाइफ की दिशा और दशा चेंज कर सकते हैं, और हम सब की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साझा जिम्मेदारी है कि हम एक अवेयरनेस फैलाएं कि जब हम इस प्रवेश प्रक्रिया में आते हैं या हमारा कोई जानने वाला आता है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए सर शुरू करते हैं इस मंथन को कि जब हम प्रवेश लेने जाएं या हमारा कोई जानने वाला प्रवेश ले रहा हो तो किन किन मुद्दों पर हमें ध्यान देना चाहिए। जब हम आईटीआई में प्रवेश लेने की बात करते हैं तो हमारे सामने 2 ही मुद्दे होते हैं, ट्रेड कौन सी और संस्थान कौन सा। ये 2 ही का सिलेक्शन करना होता है ना। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड की। ट्रेड का सिलेक्शन आप अपनी रुचि के अनुसार करेंगे या आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसमें उस ट्रेड के अवसर कितने हैं इसके आधार पर करेंगे। वो अवसर स्वरोजगार में हो सकते हैं, जॉब्स में हो सकते हैं, किसी भी दोनों में से किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, लेकिन अवसर होने चाहिए आपके आसपास। मेरा मतलब यह है कहने का, आप किसी ऐसी आईटीआई की ट्रेड से कर लें जिसके अवसर बेंगलोर में हैं या जिनके अवसर गुजरात में ही हैं, तो आप अपने घर से इतनी दूर जाएंगे। उससे बेहतर है कि हम पहले ये देख लें कि इस ट्रेड के अवसर आसपास के इलाकों में हैं या नहीं है, उपलब्ध है या नहीं है, और आप ये देखें कि आपकी रुचि उसमें है या नहीं है। सिर्फ पॉपुलर ट्रेड होने से वो आपकी पहली पसंद नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने 12th में फिजिक्स नहीं पढ़ी, हो सकता है आपने 10th में साइंस साइड ली हो, उसके बाद 11th-12th में आप आर्ट साइड के हो, या फिजिक्स पढ़ी भी है तो उसका वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाला जो एक सेक्शन है वो आपको बहुत मुश्किल लगा। तो आप किसी ऐसी ट्रेड में ना जाएं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आधार हो, क्योंकि आपकी रुचि उसमें नहीं है। सिर्फ सुनकर किसी ट्रेड को अच्छा या बुरा मान लेना ये एक गलत तरीका है किसी ट्रेड को चुनने का। आप अपनी रुचियों पे उसको चुनें, आपका इंटरेस्ट क्या है। और जो ट्रेड पॉपुलर इतनी नहीं है या कम है, उनकी जॉब्स कम निकलती होंगी, इसलिए कम है ना वो। पर जिनकी जॉब्स कम निकलती हैं ट्रेड की, उनमें कैंडिडेट भी तो कम होते हैं। जिनकी जॉब ज़्यादा निकल रही है उसमें आईटीआई पास वाले भी तो बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो कंपटीशन तो वहीं आ गया। तो कौन सी ट्रेड व्यवसाय की दृष्टि से अच्छी है या नहीं अच्छी है, उसको सिर्फ इस आधार पर चेक करना चाहिए कि आसपास, आपके घर के आसपास उस पर अवसर है या नहीं है, और दूसरा आपकी रुचि है नहीं। फिर आप इलेक्ट्रीशियन लें, फिटर लें, टर्नर, मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, पेंटर, कटिंग एंड स्टिचिंग, कोपा, दुनिया भर की ट्रेड्स हैं और सभी में अवसर हैं, बशर्ते आपको वो ट्रेड पसंद आ रही हो तो सफलता मिल जाएगी। या फिर आपको लगता हो कि ठीक है 12th तक हमें वो बात समझ में नहीं आई है, लेकिन अब हम समझेंगे और मुझे रुचि है वाकई इस काम को करने में, तो जरूर करें। हर ट्रेड अच्छी है, किसी ट्रेड को अच्छा या बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी भी कोर्स को अच्छा बुरा नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ पर तो खत्म हुआ हमारा पहला सिलेक्शन कि हम ट्रेड का चयन कैसे करें, संस्थान को कैसे चुनें, किस संस्थान में एडमिशन लें। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि उस संस्थान में आपकी ट्रेड होनी चाहिए। अगर आपकी मर्जी की ट्रेड उसमें है तो वो हमारी सिलेक्शन लिस्ट में आ सकता है संस्थान। दूसरा है उसका रिकॉग्निशन, एनसीवीटी से है या एससीवीटी से है।
जहाँ तक मेरी जानकारी है, प्राइवेट कोई आईटीआई ऐसी नहीं है जो एससीबीटी से एफिलिएटेड हो। आमतौर पर एससीबीटी वाले जो कोर्स हैं वो गवर्नमेंट आईटीआई में ही मिलते हैं। एससीबीटी वाले कोर्स किसी भी तरीके से कम नहीं है, बस उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर दूसरे स्टेट्स की जॉब निकलती हैं तो कई जगह एनसीबीटी का सर्टिफिकेट ही मांगा जाता है, एससीबीटी का नहीं मांगा जाता। ये कहने के बाद ये भी जरूरी है कहना कि कोर्स वो बुरा नहीं है, प्रादेशिक स्तर तक वो बहुत अच्छा कोर्स है, उसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स आप कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा है संस्थान का ग्रेडिंग। ये एक महत्वपूर्ण बात है। आप संस्थान की ग्रेडिंग पता करें। आप में से अधिकतर को ये नहीं पता होगा कि एनसीबीटी और डीजीटी ने पूरे इंडिया में जितनी भी आईटीआई हैं, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट हों, उनकी ग्रेडिंग करवाई थी एक ही एजेंसी के द्वारा, ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। कुछ खास पैरामीटर्स थे जिन पैरामीटर्स पे वो ग्रेडिंग की गई थी, और 5 में से वो ग्रेडिंग मिली है। सभी आईटीआई को वो ग्रेडिंग अपनी पता है। आप ऐसी आईटीआई का चयन करें जिसकी ग्रेडिंग ऊंची हो। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है ना भाई, पैसा खर्च कितना हो रहा है ये भी तो देखना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन हो जाता है तो हमारा खर्चा कम होगा, ऐसा लगता है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग में सिर्फ फीस नहीं आ रही है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग में आ रही है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी। पहले बात कर लेते हैं फीस की। अलग अलग प्रदेश में प्राइवेट आईटीआई के लिए एक फीस निर्धारित है, उससे ज़्यादा फीस कोई नहीं ले सकता, कम भले ही ले सकते हैं, और फीस पर नेगोशिएट करना आपका हक है। आप खुद जाएं और अपनी फीस की बात करें, हर तरीके के आप सवाल पूछें, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आपका वो हक है, आपको वो करना चाहिए। फीस कम हो सकती है, उस निर्धारित फीस से ज़्यादा नहीं हो सकती। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग है, मुझे सबकी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कितनी कहाँ है ये आप पता करें, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा भी इस फीस का जिक्र करें, जितनी भी वो फीस है उसमें से एग्जाम फीस और एडमिशन फीस और ये सब अगर आप हटा दें तो बची हुई फीस को 365 से भाग कर देना। 50 रुपये पर डे ये फीस है, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। 50 रुपीज़ अ डे आईटीआई की ऑन एन एवरेज पूरे इंडिया में फीस है। तो ये फीस इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि जिसके बेसिस पे हम सेलेक्ट करें कि हमें कौन सी आईटीआई में एडमिशन लेना है। असल में मुद्दा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आप 20 किलोमीटर भी अपने घर से जाएंगे, आने जाने में 50 रुपये खर्च होते हैं। अब जो फीस 50 रुपये थी वो 100 रुपये हो गई है, क्योंकि आपके आने जाने का किराया भी लग गया। इसलिए आईटीआई वो सेलेक्ट करें जो आपके घर के करीब हो और बाकी आपके पैरामीटर पे खरी उतर रही हो। और अगर वो अच्छी आईटीआई आपको 100 किलोमीटर दूर पे ही जाके मिल रही है तो उसको ही चुनना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इतनी बड़ी नहीं है। संस्थान की लैब्स, आप अपनी लैब्स देखें जाकर, अगर आप इंजीनियरिंग ट्रेड में हैं तो वो लैब्स स्पेसियस होनी चाहिए, मतलब खुली खुली उसमें जगह हो, हवा पानी का एनवायरनमेंट अच्छा हो, जो मशीन्स और टूल्स हैं उनकी वर्किंग कंडीशन देखें वो अच्छी होनी चाहिए। ट्रेनिंग तो तभी होगी ना जब आपके इक्विपमेंट काम कर रहे होंगे। और सेफ्टी, लैब में सेफ्टी, एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है कि उसमें कोई सीलन ना हो, मकड़ी के जाले ना लग रहे हो, साफ सफाई हो रही हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, स्पेसियस हो, वर्किंग कंडीशंस में सारी मशीन्स हों और सेफ्टी मेंटेन की गई हो, ओपन तार ना जा रहे हों, गार्ड्स लगे हुए हों मशीन के ऊपर, इस तरीके की बात। इसके अलावा आपके संस्थान के अनुदेशक क्वालिफाइड होने चाहिए और हर ट्रेड के अलग होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही अनुदेशक आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ा रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी पढ़ा रहा है, मैथ्स भी पढ़ा रहा है, प्रैक्टिकल भी वही करवा रहा है और थ्योरी भी वही पढ़ा रहा है। इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली, ऐसा हो नहीं सकता। और कौन सी बात है जो आपको संस्थान में सेलेक्ट करने में मदद करेगी, वहाँ पर और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं छात्रों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सेपरेट एंड क्लीन टॉयलेट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो आपको बेहतर माहौल देती हैं और आपका मन करेगा प्रशिक्षण प्राप्त करने का। मेडिकल फैसिलिटीज़, कम से कम फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ आपके संस्थान में उपलब्ध होनी चाहिए, और कैंटीन की भी अगर सुविधा हो या आसपास हो तो और भी अच्छा है। जरूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको किसी संस्थान में मिलनी चाहिए, लेकिन हो सकता है एक दो चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ भी करना पड़े। लेकिन आप बेस्ट संस्थान कैसे सेलेक्ट करेंगे अपने लिए, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। और इसके अलावा संस्थान में स्टूडेंट वेलफेयर के लिए और कौन कौन सी स्कीम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कॉलरशिप एक तो वो होती है जो स्टेट गवर्नमेंट आपको देती है। संस्थानों में अपनी भी स्कॉलरशिप्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है महिला कैंडिडेट के लिए कोई फीस में डिस्काउंट हो, या आर्मी के डिपेंडेंट के लिए कोई फीस में डिस्काउंट हो। इस तरह की बहुत सारी स्कॉलरशिप संस्थान वाले देते हैं, तो वो अवेलेबल हैं नहीं हैं उनका पता करें। करियर काउंसलिंग की फैसिलिटीज़ हैं, कोई प्लेसमेंट सेल अलग से है नहीं है वो पता करें। ट्रेनिंग देते हुए टीचिंग एड्स जैसे प्रोजेक्टर हुआ या स्मार्ट क्लासेस हुई,
अगर ये भी हैं तो आपको ट्रेनिंग करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। ऑन जॉब ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट यानी कि गेस्ट लेक्चरर्स, क्या ये सब चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इनके ये भी आधार बन सकते हैं आपको किसी संस्थान को सेलेक्ट करने के लिए। और इसके अलावा कन्वोकेशन, फेयरवेल या और फंक्शंस कौन कौन से होते हैं उस संस्थान में, आप इन सब तरह की बातों को करें जब आप एडमिशन लेने जाएं। और लास्ट में कुछ खास बातें, फ्री नाम की किसी चीज़ से बचें। फ्री आखिर में बहुत महंगा पड़ता है। दूसरा, जो भी आपको लग रहा है कि ये हमारे फायदे की बात है या प्रलोभन है या कोई ऐसा लालच दिया जा रहा है जिसके बेसिस पे आप एडमिशन लेने के लिए प्रेरित हो जाते हैं किसी खास संस्थान में, तो उन सारी बातों को डॉक्यूमेंटेड करें। आप कहें कि आपने ये जो बातें बोली हैं, जहाँ पर भी आप एडमिशन ले रहे हैं और वो अपने बारे में बता रहे हैं, अगर आप मेरे पास भी आएंगे तो मैं अपनी अच्छी अच्छी बातें आपको बताना चाहूँगा जो फैक्ट पे आधारित होंगी शायद, पर आप उन बातों को ऐसे मानने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप कहें कि आप इसको राइटिंग में दे दीजिए, रिटन में। अगर कोई उसको दे पा रहा है आपको लिखित में तो ही यकीन करना। अगर सिर्फ वर्बली कहा जा रहा है तो वो विश्वसनीय नहीं है, हो सकता है बाद में आपको फंसा दिया जाए। ये सारी अवेयरनेस हमें होनी चाहिए, एक सावधानी जिससे आपको बचना चाहिए। अगर कोई आपके और संस्थान के बीच में कोई मिडल मैन है भी, तो भी ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एडमिशन के वक्त आप अपने संस्थान में जाएं और बात करें अपनी सारी, जितनी भी बात हो रही है उनको डॉक्यूमेंटेड करें। आप जो भी फीस दे रहे हैं उसकी एक रसीद आप प्राप्त करें। हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड करें। एक रिटन डॉक्यूमेंट एक प्रूफ के तौर पर हमेशा प्रयोग किया जा सकता है। कोई मना नहीं कर सकता कि ये चीज़ें मैंने नहीं कही। तो अगर आप किसी भी बात को से सहमत हो रहे हैं और आपको वो अच्छी लग रही है, मेक श्योर कि ये चीज़ें राइटिंग में हों। अब बात करते हैं उस प्रश्न की। हमने ये और भी जगह से सुना है कि ITI कोर्स करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने भी सुना है। मैं बहुत सारे फेसबुक ग्रुप में जाता हूँ और वहाँ पर मैसेजेस को पढ़ता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि ITI करके कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ये मत कर। अगर कोई नया पूछ रहा है कि क्या कर लूँ तो मना किया जाता है उसको। मेरी किसी बात को आंख मीच के मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ कि इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है या ये प्रादेशिक बोर्ड के छात्रों के और छात्राओं के लिए बहुत अच्छा कोर्स है, तो मेरी बात को आंख मीच के मानने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद इस सवाल का जवाब ढूंढें कि अगर ये ना करें फिर क्या करें। वो कौन सा ऐसा कोर्स है जिसमें इससे कम समय लग के, इससे कम पैसा लग के और इससे ज़्यादा अवसर हों उस पर जॉब्स के, इससे ज़्यादा तनख्वाहें उसको मिल रही हों एंट्री लेवल पर। अगर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाता है तो वो वाला कोर्स कर लेना। जो बात सही है उसी को करने में हमेशा अच्छा रहता है सबके लिए। मेरे ऐसे दोस्त जो ITI कर चुके हैं, 1 साल हो गया या 2 साल हो गया या 3 साल हो गए और अभी भी परेशान हैं, थोड़ा सा मुझे वक्त दें। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक मैसेज लेकर आऊँगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आएगी तो हम इस परिस्थिति को बदलने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।